जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, आज हम कृषि कानूनों को लेकर के आपसे बात करने वाले हैं और कृषि कानूनों को लेकर के हम ही नहीं पूरे देश और दुनिया में बात हो रही है, क्योंकि जो कृषि कानून किसान काले बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने उन कृषि कानूनों को समझने में, काले कानून उनको समझने में 1 साल लग गया है और 1 साल के करीब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन पसीजा है और उन्होंने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करी है, भरे मन से की है, माफी भी मांगी है। लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली थी और जिस अंदाज में माफी मांगी है और जिस तरह के शब्द बाण यूज किए हैं, वो कई लोगों के मन चुभा रहे हैं। और जब मन चुभेंगे तो फिर बात भी उठेगी और बात उठेगी तो फिर तोहमत फिर किसानों पर लग रही है। क्यों? कि हमने जब घोषणा कर दी किसान बॉर्डरों से वापस क्यों नहीं आ रहे, वो बॉर्डर जिन बॉर्डरों पर 26 नवंबर को 1 साल किसान बैठे होंगे, अब ये 26 नवंबर आ रहा है, इस पर 1 साल हो जाएगा, लेकिन 1 साल तक प्रधानमंत्री का मन नहीं पसीजा, उल्टा बहुत सारी तोहमतें किसानों पर लगी हैं। इन तोहमतों के दर्द और कर्राहट यदि महसूस 1 साल तक ना हो किसी को और फिर अपमानित करें तो दर्द तो होगा ही, और उस दर्द की कर्राहट आपने भी सुनी है। हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो किसानों की, जब ये कानून लागू करने थे उससे पहले जब अध्यादेश आया था, और अध्यादेश आते ही सबसे पहले यदि किसी ने आवाज उठाई और उस पर लंबी डिबेट की तो वह जन तहलका परिवार था। जन तहलका आपके साथ सबसे पहले खड़ा हुआ था और डॉक्टर रामजी लाल जी, जो राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और किसानों का जो आंदोलन है उस पर एक पुस्तक भी लिख रहे हैं और पुस्तक जल्दी ही आने वाली है बाजार में। उस शख्स से हम आपको मिलवाएंगे, डॉक्टर रामजी लाल से, जिन्होंने सबसे पहले इन अध्यादेशों को लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि ये अध्यादेश अनुचित हैं। डॉक्टर रामजी लाल जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े सवाल उठने वाले हैं और ये सवाल ना केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान कर सकते हैं बल्कि प्रधानमंत्री को भी परेशान कर सकते हैं। जन तहलका पर आपका स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद। हम जो मसला उठा रहे हैं कि 3 कृषि कानून जब लागू हुए थे, उससे पहले अध्यादेश आया था और अध्यादेश के बाद इनको कानून का दर्जा दिया गया था, लेकिन हमने और आपने जो इन कानूनों, अन्य अध्यादेशों को लेकर के आवाज उठाई थी और आज 1 साल होने को है। 1 साल से उस वो अध्यादेश को लेकर के आज तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बॉर्डरों पर जब बैठे हैं किसान, ये 26 नवंबर को इनको 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल के वक्ते में किसानों का जो आंदोलन रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इन आंदोलनकारी किसानों से माफी मांग रहे हैं और जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं, एक तो वो आपसे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, सबसे पहले इस जो आंदोलन अब तक रहा है, इस पे छोटी सी आप समरी हमारे दर्शकों को समझाइएगा। ये आंदोलन का प्रारंभ पंजाब से हुआ और जब पंजाब के लोगों ने, किसानों ने अरेस्ट करना चालू किया, तब जेल के दरवाजे के ऊपर 6 साल की बच्ची और 7-8 साल की बच्चियां जो थी वो कह रही थी हम भी जेल जाएंगे। तब मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जब इतने छोटे बच्चे जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं तो समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी बुलंद है और डेमोक्रेसी के जो रखवाले बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है, वो गर्क की ओर जा रही है। इस आंदोलन में 24 नवंबर आप लगाइएगा, 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक वो दिल्ली पहुंचे हैं। रास्ते में जबकि आमतौर पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बड़ा खतरनाक होता है, कानूनी खिलाफ है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जीटी रोड पर भी बैरिक लगाए, खड्डे भी खोदे, लेकिन राजा को कौन समझाए कि आप गलती कर रहे हैं। अल्टीमेटली पीपली के अंदर जो कांड हुआ वो सबको पता है और उसके बाद जो किसान थे ये दिल्ली जाने में सफल हुए। हरियाणा सरकार के लोगों के द्वारा बार बार प्रचार किया गया कि हरियाणा के किसान इसमें सम्मिलित नहीं हैं। ये भी प्रचार किया गया ये किसान हैं ही नहीं। अगर ये किसान नहीं है तो ये कानून किसके लिए लेकर आए थे?
3 कृषि अध्यादेश थे। उन अध्यादेशों को लागू करने के लिए 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के बाद उनको संसदीय स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। धारा 123 के अनुसार राष्ट्रपति इन पर हस्ताक्षर करता है, वो संसद में रखे गए और गैर प्रजातांत्रिक तरीके से जिस तरीके से इनको पास करवाया गया कानूनों को, वो बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के खिलाफ था। इतने महत्वपूर्ण कानून जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हों, वह पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजे बिना और विपक्ष से बात किए बिना लागू पास करवा दिए जाएं। कोरोना के अंधेरे में, कोरोना बीमारी उस समय मौजूद थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हमारा काम है विपदा को अवसर में बदलना। अगर यही विपदा को अवसर में बदलने वाली बात थी तो अब क्या हुआ? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न आपने एक बहुत बड़ा उठाया है और वो प्रश्न ये है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि कुछ एक लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठा जब हरियाणा की तरफ बढ़े तो ये पंजाब के लोग, हाँ हरियाणा के लोग तो हैं ही नहीं इसमें। आपने ये भी सवाल अप्रत्यक्ष तौर पर क्या सीधे तौर पर तो आपने उठा दिया ये सवाल, लेकिन इसके बाद हरियाणा के लोग जुड़े हैं, आवाज़ उठी है तो लोगों ने देखा है कि क्या हित है और क्या अहित है। जब लोगों को लगा तो वास्तविक रूप में ये कानून हमारे खिलाफ हैं तो जनता जुड़ती गई और जैसे कहते हैं कारवां बढ़ता जाता है, ऐसे ही ये कारवां बढ़ता गया। और आज हालात क्या हैं? आज कृषि कानूनों को लेकर के जो सत्तासीन लोग हैं वो गांव में नहीं घुस रहे हैं। ये जो इसका विरोध हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर के, आवाज हालात ऐसे हो गए हैं आवाज उठने के बाद। और ये जो हालात ऐसे उठे हैं, क्या प्रधानमंत्री इस वजह से विचलित हुए हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है इसीलिए इन कानूनों की वापसी की बात हुई है क्या? हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की चेष्टा करें। थोड़ा बताइए। और बैकग्राउंड ये है कि नई सरकार जब आई, सन 2014 में चुनाव जब हुआ, उस चुनाव के मध्य भारत के प्रधानमंत्री चुंबकीय नेतृत्व वाले व्यक्ति, करिश्मावादी व्यक्ति, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चुंबकीय व्यक्तित्व के द्वारा जनता को आकर्षित करने के लिए मुख्य नारा दिया गया था कि हाँ, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो चुनाव थे उस समय इन्होंने 437 पब्लिक सभाओं को एड्रेस किया था। 437 में से 219 जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मैं सत्ता में बैठने के बाद पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, कर्जे माफ़ी करूंगा और एमएसपी लागू करूंगा। एमएसपी का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ ये भी बताना दर्शकों को ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह के समय में जब ये कानून ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे थे, ये 2011, हाँ, ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने स्वयं स्वामीनाथन रिपोर्ट के बेस पर जो एमएसपी दी जाती है कुल लागत प्लस 50% के आधार पर, C2 फार्मूले के आधार पर, उसको रिकमेंड किया था। अब सत्ता में आने के बाद ये कानून बनाने की बात हुई थी। यस, कानून जब रिकमेंडेशन इन्होंने किया था, खुद ही वाज चेयरमैन ऑफ ए कमेटी। अब चेयरमैन ऑफ ए कमेटी जब प्रधानमंत्री बन जाए, एमएसपी पर कानून, यस, कानून जब प्रधानमंत्री बन जाए, एमएसपी दिया जाए। नहीं, वो तो अब भी कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, वो तो अब भी कह रहे हैं। यस, उसका उदाहरण देते हैं। एमएसपी का जहां तक ताल्लुक है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 94% हिंदुस्तान की मंडियां एमएसपी से जुड़ी हुई नहीं है, केवल 6% मंडियां जो है ना जुड़ी हुई हैं। तो उसमें हरियाणा पंजाब ज़्यादा है और यही कारण है कि सबसे पहले अगर एमएसपी कहीं लागू हुआ था वो पंजाब में लागू हुआ था और उसके बाद हरियाणा में लागू हुआ। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उस समय जगजीवन राम जी जो थे वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिन्होंने इसको हरियाणा को इजाज़त दी थी लागू करने की। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हरियाणा और पंजाब पर, अधिकांश आप इस वेस्टर्न यूपी कह सकते हैं। लेकिन जो एमएसपी अब दिया जा रहा है ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये जो है इस रूप में ये हम बता रहे हैं क्योंकि ये C2 फार्मूले के आधार पर नहीं है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। C2
ये A2 पे है क्या? सी जो टू ये बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हाँ। सरकार बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हमने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का वायदा किया तो वो लागू कर दी। वो किस आधार पे कि एक छोटा सा इन्हें को फार्मूला किया, जरा ऐसा समझाइए हमें। ऐसा ये झूठ बोल रहे हैं अच्छा। और किसानों को बहका रहे हैं। अगर मान लो इसका पिछला भी आंकड़ा हम देखने की चेष्टा करें, एग्जैक्ट मतलब जो ना मेरे पास वो नहीं है। नहीं, वो पिछला तो ये- हम नहीं, ज्यादा नहीं, 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 एक मिनट में जरा मैं डॉक्टर साहब मैं दोबारा लौटूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं करूंगा। और हमारे दर्शक जो समझना चाह रहे हैं वो समझना ये चाह रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून है इनकी वापसी हुई है। प्रधानमंत्री जी जो वायदा करके, जो दावा करके, जो घोषणा करके, उस घोषणा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं हम इस समय उन पर जा रहे हैं। नहीं नहीं, उसी को लेके मैं जी करूंगा, जी उसी को जोड़ रहा हूँ। जी जी। C2 फार्मूले के लागू ना होने से प्रधानमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे और प्रधानमंत्री जी के जो अंध भगत हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे कि प्रत्येक किसान को समस्त हिंदुस्तान में 10,000 रुपये फी एकड़ का नुकसान है। इसलिए MSP को कानून का रूप दिया जाए। अगर MSP को कानून का रूप नहीं दिया जाता तो लूट जारी रहेगी और किसान वापस नहीं जाना चाहिए। फिर अड़चन, फिर एक सवाल बड़ा और रहा है, जब आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, फिर ये दे क्यों नहीं रहे हैं? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार इस मामले में कहाँ जो ना अपने आप को मजबूर समझ रही है? आप जरा बताइए, आप तो कानून के क्या? किसान को देते हुए तकलीफ होती है इनको, क्योंकि जैसे हमारे मुल्क में धीरे धीरे कारपोरेट्स का युग आ रहा है, तो उस युग के अंदर अगर किसानों को सही दाम दे दिया गया तो उसका परिणाम क्या होगा कि कारपोरेट्स को क्या बचेगा? फिर पीडी सिस्टम मतलब किसान के बजाय ये जो पूंजीपति लोग हैं उनके भले की बात, उनके भले की ज़्यादा बात है और किसानों के हित की कम बात है। और ये भी ध्यान रहे कि ये जो कृषि कानून है ये जो वापस लिए गए हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें गवर्नर कलराज मिश्रा और एक कोई महात्मा जी हैं, साक्षी महाराज साक्षी MP है, मेंबर पार्लियामेंट है। तो इस प्रकार के लोग अपने ही प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो लाजमी तौर पर किसानों प्रधानमंत्री के, डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के विरुद्ध तो यहाँ जो मेघालय के गवर्नर है सतपाल मलिक, वो स्पष्ट रूप से बोल चुके थे इससे पहले, ये कानून वापस लेने से पहले, कि कानून तो वापस लेने पड़ेंगे, कानून खराब है। और वो तो अब और एक और बड़ी बात बोल गए, अविश्वास की बात तो वो भी होती है, वो तो कहते हैं MSP पे कानून भी बहुत जरूरी है, जब तक कानून नहीं बनेगा वापस नहीं लौटेंगे। नहीं, देखिए वो जो आप कह रहे हैं बात, सतपाल मलिक में और साक्षी महाराज में, मेंबर पार्लियामेंट में, कलराज मिश्रा में डिफरेंस है। ये मैं डॉक्टर साहब मैं एक चीज रोक रहा हूँ, मैं उनके अंतर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ भाई विश्वास की आपने बात उठाई। विश्वास तो जब इस तरह के लोग बोलेंगे, चाहे वो पक्ष में बोल रहे विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग यदि इस तरह की भाषा बोलेंगे फिर विश्वास तो उठेगा ही ना। फिर जनता विश्वास कैसे करेगी प्रधानमंत्री के ऊपर? हम वही बात तो आपको कहना चाह रहे हैं जी जी। कि ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई आप कृषि कानून तो दोबारा भी आ जाएंगे, सतपाल मलिक ने ये नहीं कहा। नहीं। तो दोनों में डिफरेंस है। वो गवर्नर है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने हिम्मत नहीं की उसको टच करने की, क्योंकि वो जनता की नब्ज को समझता था, जो कि सरकार समझने में फेल रही है। साक्षी महाराज और कलराज मिश्रा का जहाँ तक ताल्लुक है, ये किसान नहीं है, ये किसी और विचारधारा के लोग हैं। और महाराज जरूर है, लेकिन अभी किनका महाराज है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये तो किन के महाराज हैं, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के महाराज इस टाइम बने हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी जी माफी मांग चुके हैं इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त। आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी ये समझना चाह रहे हैं, आखिर ये वजह क्या है कि 1 साल के बाद प्रधानमंत्री को ये ज्ञान आया? ये कहाँ से ज्ञान दिव्य दृष्टि प्रधानमंत्री को आई है कि कानून खराब है? और कुछ लोगों के कहे से जो शब्दावली यूज की गई, कुछ लोगों के कहे से वो कानून वापस लिए गए, आप क्या मानते हैं? यस, थोड़ा फिर बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं ना, आप चलने दीजिए, लंबा हो जाएगा। हमारे नहीं, दर्शक, कोई बात नहीं, हमारे दर्शक कहते हैं बहुत लंबा लंबा आप दिखाते हैं। नहीं, दर्शक प्रसन्न होंगे। अच्छा अच्छा। जब नोटबंदी लागू की, जनता चुप रही और लाइन में खड़े हुए 125 आदमी शहीद हो गए, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। GST लागू की, उस कानून का जश्न मनाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। अफसोस, क्या कभी कानून लागू होने का जश्न मनाया जाता है? रोना आता है। तो इस प्रधानमंत्री ने समझा कि 3 कृषि कानून जो कोरोना के महामारी के समय लाए गए, इन कानूनों का कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन जब किसानों की ज़मीन जायदाद छीनने की बात आई
और 3 कानूनों के माध्यम से, तो किसानों को समझाया गया, विद्वानों के द्वारा भी समझाया गया, साइंटिस्ट के द्वारा भी समझाया गया। और हम आपको ये बता दें कि मार्च 2018 से उसमें डॉक्टर साहब बीच में रोकना चाहेंगे, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है हाँ, इसमें। नहीं, एक मिनट अभी सुनिए ज़रा। मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं यहाँ आ रहा हूँ। 2 मार्च 2018 में हमने एक मैनिफेस्टो भारतीय किसान यूनियन के नेता रतन मान को दिया, जिसमें ये कहा गया था कि एमएसपी कानून लाया जाए। ये मार्च 2018 की बात है और प्रकाशित है ये लेख पूरा मेरा सजग समाज करनाल से जो प्रकाशित होता है। अब जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया 2 प्रकार का है। एक तो वो मीडिया जो आमतौर पर गोदी मीडिया उसको टर्म दिया गया है, दैट मीन्स कारपोरेट का मीडिया है, जिसमें अंबानी अडानी के लगभग 40 चैनल हैं, दिन रात प्रोपेगेंडा जो है वो किसानों के विरुद्ध करते रहे हैं। दूसरा सोशल मीडिया, जैसे आप लोगों का चैनल है, लेकिन आप लोगों के चैनल कितने हैं? सवाल ये भी पैदा होता है। आप अकेले व्यक्ति, मैं हरियाणा में मानता था जिसने पहले ये मुद्दा उठाया, वो बात अलग है। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता चला गया और सोशल मीडिया जो है वो आवाज़ उठाता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के जो अपने लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के, उन्होंने यूट्यूब का प्रयोग किया, उन्होंने फेसबुक का प्रयोग किया, व्हाट्सएप का प्रयोग किया, एसएमएस का प्रयोग किया, और ये इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और छोटे न्यूज़ चैनल जैसे आप लोगों का जनतहल का चैनल है, इस प्रकार के चैनलों से ये आंदोलन जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, पब्लिक में ओपिनियन मिला। और इस आंदोलन में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि मैं कुछ लोगों को समझाने में असफल रहा हूँ, मेरी तपस्या भंग हुई है। प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो कोई साधु और सन्यासी नहीं है। और अगर साधु सन्यासी हैं तो महात्मा गांधी का टर्म मुझे याद आता है, कोटेशन, जो उसने कहा था जब उससे पूछा गया आप तो संत हैं, तो उन्होंने कहा था मैं संत के भेष में राजनेता हूँ। हम प्रधानमंत्री को ना चौकीदार मानते हैं, ना रखवाड़ा मानते हैं, प्रधानमंत्री को ना संत मानते हैं। प्रधानमंत्री होता है। और इससे कम अगर वो कहते हैं हम चौकीदार हैं, हम तपस्याधारी हैं, हम ये कहते हैं ये ना तपस्याधारी हैं बल्कि मैकेवली के चेले हैं। और मैकेवली ये कहता है कि लोगों को देखकर धर्म की बात कीजिए, लेकिन आगे चल के हत्या करने बजाय कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कोई संकोच नहीं करना। बहुत बड़ा आपने ये आरोप जड़ दिया है प्रधानमंत्री पर। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन कृषि कानूनों को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, इस आंदोलन में, 1 साल के आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं। उन शहीदों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में जरा सी भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई है। बड़ा दुख इस बात पर होता है कि कम से कम नहीं भी ज़्यादा बोल सकते थे, उनके संवेदना, जो 1-2 शब्द संवेदना के उन परिवारों के प्रति, उन किसानों के प्रति जरूर बोलनी चाहिए थी। यहाँ भी प्रधानमंत्री चूक कर गए हैं या राजनीतिक इसमें भी कुछ दिख रही है? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, 700 से ज़्यादा लोगों की इसमें शहीद हुए हैं। मृत्यु हम नहीं कहेंगे। और ठंड में, सर्दी में, जुकाम में, बीमारी में इस तरह घर से बेघर होना ये कोई आसान बात नहीं होती। जब हम लोग रज़ाई के अंदर घुसे हुए थे, उस समय ये लोग सड़कों पर थे। और जिस समय पॉलिटिशियन जो है जब चिल्लाता है स्टेज पर जाकर ही इज एट द हिल, लेकिन कोरोना के टाइम में ही वाज इन द बिल, वो चूहे की तरह घुसे हुए थे। तो प्रधानमंत्री के द्वारा कम से कम इतना तो जायज़ होता है कि जब वो इतना दयावान हो रहे हैं, काले कानून वापस ले लिए, चाहे वो काले माने ना माने, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं सही के स्वयं में कोई काला नहीं था। लेकिन ये भी ध्यान रहे उन लोगों के कि आजकल कानून सही से नहीं लिखे जाते, टाइप होती है। तो इसलिए जब ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, 700 या 750 जो किसान मरे हैं, मृत्यु जिनकी हुई है, उनके परिवारों को नौकरी दी जाए और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन इमरजेंसी के विरुद्ध मांग तो उठाई, मांग तो ये भी है कि जो 4000 से अधिक इस आंदोलन के दौरान किसानों पर केस दर्ज हैं वो भी वापस होने चाहिए। बिल्कुल वापस होने चाहिए। 4000 हैं, 4000 से ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राय हमने देखा है कि पुलिस ने क्या केस बढ़ाए, इरादा कत्ल, हत्या का मामला, अगलों के हाथ में डंडा नहीं, पुलिस की वर्दी फाड़ी, पुलिस की कार्यवाही, देखो जहाँ तक प्रशासन के बिल्कुल बहुत सारे मामले तो बहुत सारे। देखिए ऐसा है कि देशद्रोह के केस भी हुए। जहाँ तक देशद्रोह का ताल्लुक है, ये कानून ही गलत है, अंग्रेजों की सरकार के द्वारा बनाए गए, इस पर दोबारा चिंतन किया जाए। लेकिन बात हम जो कर रहे थे कि ये जो कानून
वापसी की बात हुई है, आखिर किस दबाव में प्रधानमंत्री आए हैं 1 साल के बाद? वो ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की, दिव्य दृष्टि की जो बात हो रही है, आप उस पर जरा थोड़ा खुलासा किया, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ी। ना तो ये दिव्य ज्ञान है, न ये ज्योतिषी का पढ़ाया हुआ है, न ये कोई तपस्या है, बल्कि वोटों की राजनीति है। आप दो फसलें हिंदुस्तान में होती हैं, रबी और खरीफ की फसल होती है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है छोटा मोटा। लेकिन ये तीसरी फसल का इंतजार था, और वो है वोट की फसल। अब इससे ये कहाँ 5 राज्यों के चुनाव की वोट की फसल? नहीं, इससे पहले का थोड़ा एक लाइन और देखनी पड़ेगी। जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में हिमाचल और हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा और बंगाल और जगह, तो मध्य प्रदेश को छोड़ दिया, मध्य प्रदेश को छोड़ के वहाँ बाकी जो बीजेपी को झटका लगा है, वो कृषि कानूनों की वजह से लगा है। उस झटके से हिले, उस झटके से नींव हिली है। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब यूपी में आंदोलन सरगर्म हुआ, और अधिक सरगर्म हुआ। उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जो है वह लखनऊ से दिल्ली की ओर जाता है, गुजरात से दिल्ली की ओर कम आता है, या हरियाणा पंजाब से दिल्ली की ओर कम आता है। क्योंकि अगर इनके हाथ से, बीजेपी के हाथ से, आप सीधे सीधे शब्दों में कहने चाह रहे हो कि ये जो यूपी के चुनाव है, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण रूप से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई किसानों के साथ सिंपथी, सहानुभूति, या जिनकी डेथ हो चुकी है उनके परिवारों के साथ कोई सहानुभूति इनकी नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति है। क्योंकि जब कुर्सी खींचने लगती है, तो जब कुर्सी खींचने का भूचाल आता है, तब उनको किसान याद आया। यानी कुर्सी जब हिलने लगी, तब किसान याद आए, और तब माफी मांगने लगे। कभी मन की बात हुई, कभी हृदय साफ हुआ, और कभी दिए की लौ की बात हुई। लेकिन दिए के लौ और ये हृदय की जो बात हुई, ये बीच में एक और नया सवाल जोड़ दिया है कि कुछ किसानों के कहे से, मैं अधिकतर जो किसान थे वो गरीब थे, इन्होंने कहा वो कमजोर थे, गरीब नहीं कहेंगे, छोटे किसान, छोटे किसानों की बात है, छोटे और बड़े दो किसानों में बांट दिया कि छोटे किसान, और वो भी 2 जो हेक्टेयर हैं उनसे कम वाले किसान 80% हैं। यानी उन्होंने आंकड़ा भी दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके लिए मैं फायदे में कर रहा था इन कानूनों को, उसके फायदे के लिए हैं भी, ये भी साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया हूँ, और उस समझाने में मेरी शायद कोई तपस्या में कमी रह गई, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ। तो ये क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहीं चकोटने वाली बात हो रही है, ये पाड़ने वाली बात है, ये दरार डालने वाली बात है? क्या जब वापिस ही लेने थे, मन साफ था, हृदय साफ था, तो फिर इस तरह की बातों का मतलब आप क्या मानते हैं? देखिए, इस किस्म का कटाक्ष करना, ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पता नहीं उनके किसी लेखक ने क्या लिख के दे दिया, और प्राय प्रधानमंत्री जो बयान, तो अब एक और सवाल कर रहे हैं, वो जो बोलते हैं कोई लिख के देता वही बोलते हैं क्या? लगभग वही बोलते हैं जो लिख के देते हैं। अच्छा, हाँ, लगभग। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना, सारी चीज़ों का माहिर थोड़ी होता है। उनके पीछे कहीं ये राज तो नहीं, कोई पूंजीपति बैठे हों जो लिख के देने वाले हैं, उनके बंदे बैठे हों, कुछ इस तरह की बात तो नहीं? ऐसा है कि पूंजीपति भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है बीजेपी का, और यहाँ कुछ सीमा तक कांग्रेस का भी ये ताल्लुक था, ये किसान विरोधी नीतियाँ इनकी रही। वरना स्वामीनाथन रिपोर्ट तो पहले भी लागू हो सकती थी, क्यों नहीं लागू किया कांग्रेस ने? बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं? बीजेपी जो है ना, वो प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस मैटर पे हम फिर दोबारा से लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस समय जो हमारा मामला चल रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ एक मामला ये चल रहा है भाई। जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इसके बाद के क्या हालात बन रहे हैं? इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो घोषणा है कि किसान, मैं इनको रिफिल कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, और जो किसान यहाँ बैठे आंदोलन पर वो अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन किसान घरों को पर लौटने के बजाय, अपने खेतों पर वापस आने के बजाय, किसान कह रहे हैं जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होती हम वापस नहीं लौटेंगे। क्या ये प्रधानमंत्री की जो घोषणा है, प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, क्या उसमें किसानों को विश्वास की कमी नजर आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली 2014 में प्रधानमंत्री रूपी कैंडिडेट ने ये कहा था, हम MSP लागू करेंगे, प्रत्येक खाते में 15-15 लाख जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। क्या हो गया? 2 करोड़ों को रोजगार, हाँ, उधर रोजगार देंगे। रोजगार देना दूर की बात, रोजगार छीना है। खाते में तो पैसा जाने का मतलब कोई नहीं है। किसानों का जो ब्याज है वो भी माफ करेंगे, हाँ, सब कुछ वायदे हुए थे,
लेकिन जब वो वायदे पूरे नहीं हुए ना, मतलब तो लाजमी तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप का जो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है वो डेवलप हो गया। मतलब लोगों का विश्वास, जब वायदे पूरे नहीं हुए, घोषणाएं पूरी नहीं हुए, तो लोगों का विश्वास नहीं हो पा रहा है, यही हाँ, कहना चाह रहे यस हैं? बिल्कुल। अच्छा, न, दूसरा एक चीज और भी तो इसमें सवाल उठ रहा है कि ये जो वही लोग हैं जो इन कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री तक ने जो लोकसभा में बड़े जोरदार ढंग से ये कहा था कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में है और हित में ही हम इनको ले आए हैं। और जो इनके जितने भी लोग थे जिन्होंने 11 दौर की वार्ता हुई है, उसमें कृषि मंत्री तक भी थे, सीधी सी एक बात कहते थे, ये कानून तो वापस होंगे नहीं, दूसरे मसलों पर बात करनी है तो आप आ जाओ। लेकिन अब वही लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अच्छी पहल की गई, उन लोगों का क्या होगा जो इनको आतंकवादी बताते थे, खालिस्तानी बताते थे, पाकिस्तानी बताते थे और किसानों को कई तरह की तोहमतें लगाते थे किसानों पर। अब उनका क्या हालात आप समझ रहे हैं, उनके किस तरह के हालात होने वाले हैं? वो तो पिछले को लोग भेड़ चाल होती है। भेड़ें जो हैं वो हमेशा एक लाइन में चलती हैं। प्रधानमंत्री ने अब कह दिया, हमने को विड्रा कर लिया राष्ट्रहित में, तो वो भी राष्ट्रहित बढ़ गया। पर राष्ट्रहित में लागू हुए, राष्ट्रहित में लागू कर दिए, क्योंकि राष्ट्रहित की डेफिनेशन तो इन्होंने दी कोई नहीं, या तो मीनिंग बताए राष्ट्रहित क्या है। नंबर दो, इन्होंने राष्ट्र से माफी मांगी, किसानों से नहीं मांगी, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, ये तो आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बात तो ऐसे ही कही थी उन्होंने कि मैं पूरे देश से देश से, माफी मांगता हूँ किसानों किसानों। से, अच्छा, सफर तो किसानों ने किया ना, अच्छा, किसानों से माफी मांगी है। देश से मांग रहे, कभी उन पूंजीपतियों से मांग रहे हो जिनका फायदा कराना चाहते हैं? ऐसा है, देखिए ऐसा है क्या? बात यह है कि ये तो पूंजीपतियों को तो समझा लेंगे और टैक्स लगा देंगे, उसमें क्या तो ये प्रॉब्लम है। माफी देश से किस तरह मांग रहा था, ये तो देश देश से माफी मांगी है, देश से माफी मांगने का मतलब अगर किसानों से माफी मांग ले तो और ज्यादा अच्छा होता, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सफर तो किसानों ने किया। मतलब सीधा सीधा ये है कि किसानों को अभी भी ये अपना नहीं मान रहे यस, हैं? बिल्कुल। इसीलिए, क्योंकि माफी अपनों से मांगी जाती हाँ है। बिल्कुल, और माफी मांगना कोई गुनाह नहीं होता। हाँ, माफी मांगने वाला बड़ा आदमी जो ना बड़ा दिल का बड़प्पन आदमी। होता है, हाँ। और माफी मांगना गुनाह नहीं होता। हम प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, हम इसको पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर किसान सब जोड़ दिया होता ये उससे भी अच्छा होता। क्योंकि किसान बहुत जरूरी है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। और जय किसान। जब जिन दोनों की जय होगी, फिर देश तरक्की भी करेगा, उन्नति भी करेगा। हम फिर लौट रहे हैं आपसे, आपके पास डॉक्टर साहब। दर्शकों से अपील है कि खबर को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। मसला बड़ा गहरा है, और गहरा इसलिए है कि 1 साल से आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी यातनाएं किसानों ने झेली हैं, सरकार ने बहुत सारे नुकसान उठाया है, और बहुत सारे जो आसपास के उद्योग धंधों के संचालक लोग थे उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन जय सारे नुकसान के बावजूद अब जिस तरह के हालात हो रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या होने वाला है? देखिए, जब तक संसद इनको वापस नहीं लेगी, पहली तो बात संसद की है, तरीका है, संसद ने कानून पास किए थे और संसद ही रिपील कर सकती है, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, वो केवल बयान दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना, उन्होंने तो घोषणा की है हाँ वापस घोषणा घोषणा तो होती रहती है, घोषणाएं तो बहुत होती हैं। उन्होंने तो कहा वो अभी जो सफर ऐसा है है ये कि 29 को, हाँ हाँ 29 से वो ला रहे हैं। हाँ, ब्याह शादी में फेरे के समय बहुत घोषणाएं होती वाह हैं। वाह वाह, वो गीत भी बहुत गाए जाते हैं जरूरी डॉक्टर जरूरी नहीं है कि जीवन में सारी पूरी हो, तलाक साहब। भी होते हैं। तो घोषणा जो प्रधानमंत्री ने की बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कानूनी फॉर्मेलिटी के बिना ये वापस नहीं होंगे। दूसरी बात, केवल यही तो नहीं है, लड़ाई तो कृषि एमएसपी की भी है। ये तो वैसे मान लो कह दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एक जो पत्रकार लोग हैं ना, आप जैसे ये तो एक बात को पकड़ लेते ये हैं। तो स्लोगन एक दे दिया है लोगों को आकर्षित करने के लिए। हाँ, आकर्षित करने के लिए तो मसले बहुत सारे थे। दैट वाज सिंपल, जी कानून वापस ले लो हम भी चले जाएंगे। जी जी। लेकिन और मुद्दे साथ में, एमएसपी भी तो है। जो वास्तविक जो चीज़ है वो एमएसपी है। उसके बाद जो है ना केसेज हैं जो चलाए हुए हैं वो वापस हों, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, कंपनसेशन दिया जाए। जब आप आपातकालीन के अंदर जो जेल के अंदर लोग गए थे, भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी, जब उनको बाद में भी उनको ऑनर किया गया, तो वही इनको भी किया जाए। उसमें कौन सा क्या कसूर है। ये भी एक जुर्म के खिलाफ तो लड़े हैं ना, इसलिए ये। और बिजली कानून, उन बिजली कानून का ड्राफ्ट मैंने पढ़ने की चेष्टा की, भारतीय किसान यूनियन ने मेरे पास भेजा, तो रत्नमान ने, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दोज लॉज। जिस दिन वो कानून लागू हो गए तो बिजली का जो रेट है वो क्या होगा, और किस तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो लूट मचाएंगी। पराली का, दूध का, पर्यावरण का, फिर और ये जो नए विकल्प हैं, पुराने विकल्प, पुराने विकलों का, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ जो है, मुख्य चीज़ जो मैं कहूँगा, नंबर एक कानून की वापसी, नंबर दो एमएसपी को कानून का रूप देना C2 फार्मूले के आधार पर, और नंबर तीन जो है
का अपना ये जो केसेज हैं ये विड्रा हों और बाकी के लिए सरकार कमेटी बना दे जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी हों। कमेटी बना दे, किसानों को प्रतिनिधि भी हों। हम आखिर में एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे कि ये इतना लंबा आंदोलन हुआ, इतनी सारी जो राजनीतिक, गैर राजनीतिक लोगों का इस आंदोलन में समर्थन हुआ, सरकार की मुश्किलें बढ़ी, सरकार को चेतावनियां दी गई और सरकार को कई जगह क्या जिसको बोलते हैं बैकफुट पे जाना पड़ा। इसके बावजूद आप इस आंदोलन को लेकर के क्या मानते हैं कि किस तरह का संदेश किसानों में गया है, किस तरह का संदेश इस आंदोलन को लेकर जनता में गया है, आपकी क्या राय है? इस आंदोलन का बड़ा स्पष्ट संदेश है और ये है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर तानाशाह की तरह व्यवहार करे तो जनता खड़ी होगी, नंबर एक। नंबर दो, इसका सबसे बड़ा संदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा या अन्य सरकारों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा जो किया जाता है और ख़ास तौर पर ये कैसेट बजाया जाता है हिंदू मुसलमान का, वो कैसेट बजना कम हुआ है। बड़ी कोशिश की गई किसी तरीके से फूट डालने की, लेकिन ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी को स्ट्रांग किया है और हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष जो करैक्टर है, जो चरित्र है भारत का संविधान के अनुसार, वो मजबूत हुआ है। नंबर तीन, दोबारा इन कानूनों को इस प्रकार के कानून लाने के लिए सरकार को कई दफ़ा सोचना होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है और वो जो इमोशनल बातें जनता बह जाती थी शायद दोबारा ना बहे। शायद दोबारा ना बहे। डॉक्टर रामजी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है दर्शकों, इस किसान आंदोलन से आपने बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी इस आंदोलन को लेकर के और इसके पूरे जो कार्य हुए हैं उसको लेकर के और उन कारणों को लेकर के जिन कारणों की वजह से किसान आंदोलन शुरू हुआ। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे ये अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, ये सारे कारण रहे थे। लेकिन हम आपको दर्शकों ये चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, इस किसान आंदोलन से किसान ने बोलना सीख लिया है, अपने हकों की आवाज़ उठाना सीख लिया है और अपने लिए लड़ाई लड़ना सीख लिया है। कष्ट भले ही कितने आ जाएं, किसान ने यह तय कर लिया, जब किसान अपनी पे आ जाए तो फिर उसके सामने कोई भी बड़े से बड़ी चुनौती पार नहीं पा सकती। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान कहते हुए मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल